This is साक्षी वर्मा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट. तो मैंने अपना प्रीवियस वीडियो खत्म किया था चार्टर एक्ट 1853. ठीक है, वहां तक हम लोग कंपनी रूल के बारे में पढ़ रहे थे, यानी जो हमारे कंट्री का जो रूल चल रहा था वो कंपनी के अकॉर्डिंग चल रहा था. हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, कुछ लगाम लगाए थे इस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर. ठीक है, तो एक कंपनी हमारे कंट्री का रूल कर रही थी, यानी उस कंपनी के मुट्ठी भर लोग हमारे जैसे बड़े देश को रूल कर रही थी. ठीक है, तो वहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853. वहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को. ठीक है, तो आज बात करेंगे अबाउट क्राउन रूल. ओके, क्राउन रूल यानी मुकुट शासन, राज्य शासन. ठीक है, तो इसका टेन्योर कब से कब तक था? शासनकाल 1858 से लेकर 1947. ठीक है, 1858 टू 1947. ये राज्य चला किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, या मैं यूं कहूं क्राउन रूल का. ठीक है, क्योंकि वहां अभी भी राजतंत्र है, वहां मोनार्की है, वहां फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट अभी भी कौन है? किंग और क्वीन है. काम उन्हीं के नाम से होता है, लेकिन काम करती कौन है? वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां की गवर्नमेंट काम करती है. ओके, जैसे कि हमारे इंडिया में काम किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे. करते कौन है? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, अब बात करें क्राउन रूल की. सबसे पहला कौन सा आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. तो इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया. चेंजेस इसीलिए क्योंकि अब इंडिया जो गवर्न होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर गवर्न होगी, यानी हमारे भारत को कौन चलाएगी? ब्रिटिश सरकार चलाएगी, ना कि कंपनी. इंडिया वॉज टू गवर्न्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. मैंने बोला ना कि जो इंडिया है अब कौन गवर्न करेगी, उसके शासन व्यवस्था को कौन चलाएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट. किसके नाम पे? हर मजेस्टी. हर मजेस्टी किसको बोला गया है? वहां के राजा या रानी को, ब्रिटेन के राजा या रानी के. ठीक है, नाम उनका, लेकिन काम कौन करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेंगे. थर्ड पॉइंट, चेंज डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल टू वायसरॉय ऑफ इंडिया. नाउ 1853 के एक्ट तक हम लोग बात कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया के बारे में, लेकिन एक एक्ट के आने के बाद क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल का जो पद था, डेजिग्नेशन था, वो चेंज हो गया किस पे? वायसरॉय ऑफ इंडिया पे. यानी अब गवर्नर जनरल को क्या नाम से बुलाया जाएगा? वायसरॉय ऑफ इंडिया. एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेंगे, वो उनके नुमाइंदे की तरह काम करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे की तरह काम करेंगे. ठीक है, एंड इसी तरह लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसरॉय ऑफ इंडिया बनाए गए. चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एंडेड डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब मैंने यहां लिखा डबल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. क्वेश्चन उठता है कि भाई ये डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? तो हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम लोग ने पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था. तो ये दोनों चीज को क्या किया गया? हटा दिया गया. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल विथ कंप्लीट ऑथोरिटी, वेस्टेड विथ कंप्लीट ऑथोरिटी. ठीक है, तो एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसको बोला गया कि राज्य की सचिव. ठीक है, राज्य की सचिव बोला गया. ठीक है, किसको? सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया को. ये एक ऑफिस क्रिएट किया गया. ठीक है, जिनके पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रशासनिक कार्य है वो कौन करेगी? राज्य की सचिव. ठीक है, तो और ये किसकी मेंबर होती थी? ब्रिटिश कैबिनेट की मेंबर होती थी. तो ये मेंबर किसकी होती थी? मेंबर ऑफ
ब्रिटिश कैबिनेट। अब मैंने लिखा यहाँ पे ब्रिटिश कैबिनेट। जब ये मेंबर होगी ब्रिटिश कैबिनेट की, तो जब भी वो अपना काम करेगी तो वहां पे वो क्वेश्चनेबल होगी ना ब्रिटेन पार्लियामेंट में कि हाँ मैंने क्या काम किया, मेरे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वो कैबिनेट के मेंबर है। अगर हमारे पार्लियामेंट में किसी भी कैबिनेट मेंबर ने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया तो क्या उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगी अदर हाउस के मेंबर? बिल्कुल पूछेगी। तो उसी तरह से जो सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ द स्टेट थे तो वो मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट से, और डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है। और मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था अब वो खत्म हो गया है। अब पावर जो डायरेक्टली किसके पास चला गया है? क्राउन के पास। क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। ओके। एक एक्ट और आता है, देखिए ये 3 सीरीज ऑफ एक्ट था, काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909, जिसमें लगता आई थिंक सो कि एक्ट ऑफ 1909 काफी इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैंने थोड़ा सोचा कि ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है। एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। तो जब मैं बात करूं 1858, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया गया था, है ना। मंगल पांडे थे, फिर हमारे बिहार से वीर कुंवर सिंह थे, फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। तो विद्रोह हुआ था उस सब चीज में। तो इंडिया किस लिए विद्रोह कर रही थी? आप लोगों को पता ही होगा, मॉडर्न इंडिया में आप लोग ने पढ़ा ही होगा। अभी मैं तो हिस्ट्री नहीं पढ़ाने बैठ जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो जो लड़ा गया था लड़ाई, तो उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे काफी अवेयर हो गए थे कि भाई अगर हम इंडियंस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये टाइम टू टाइम विद्रोह करने लगेगी। इस विद्रोह को दबाने के लिए कुछ ऐसे प्रोविजन लाने चाहिए जिससे इंडियंस को लगे कि भाई उनका भी कुछ रोल है, वो वेस्ट नहीं है, वो भी इंडिया के एक मतलब उनको लग रहा था कि अगर इंडियंस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि वो लेफ्ट ओवर है ना, कि मेरी कंट्री है, कोई और आके रूल कर रहा है और मेरा उसमें कोई भागीदारी ही नहीं है। ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या किया गया कि इंडियंस को इसमें इंक्लूड किया गया। किस लिए? लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इसमें इंडियंस को भी जगह दी गई लॉ बनाने की प्रक्रिया में। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं इसे। ठीक है। नाउ एक्ट ऑफ 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसको मॉर्ले मिंटो भी रिफॉर्म कहा जाता है, एक्ट ऑफ 1909। ठीक है। तो मॉर्ले क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया थे, एंड मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो क्या थे? वाइस रॉय ऑफ द इंडिया थे। ठीक है। तो इन दोनों की जुगलबंदी थी। ठीक है। तो यही रिफॉर्म्स लाए थे अंडर एक्ट ऑफ 1909। ठीक है। इस एक्ट में क्या किया गया था कि जो मैंने बताया था ना आपको 1853 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में, कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को गवर्नर जनरल को अलग किया गया था। ठीक है। तो क्या किया गया था इस एक्ट में कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये क्या काम करती होगी? ऑब्वियस बात है, लेजिस्लेटिव में लॉ बनाने का काम कर रही होगी। तो इसमें क्या किया गया, जो प्रोविंशियल यानी जो प्रांत के जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते थे और जो सेंट्रल के जो मेंबर्स होते थे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते थे, उसका क्या किया गया? नंबर्स को बढ़ा दिया गया। ठीक है। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो केंद्र की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका मेंबर कितना कर दिया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायिका परिषद। ठीक है। तो इसका कितना कर दिया गया? 16 से 60, जो यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो उसका नंबर बढ़ा के कितना कर दिया गया? 16 से 60। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो क्या थी? यूनिफॉर्म थी। ठीक है। नॉट यूनिफॉर्म थी, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं थी, मतलब समानता नहीं थी, सॉरी मैंने यूनिफॉर्म बोल दिया। नॉट यूनिफॉर्म यानी एक जैसी नहीं थी, मतलब कभी 20, 40 इस टाइप से, एक फिक्स रेट नहीं था। ठीक है। तो ये जो एक्ट था ना, इंडियन काउंसिल वाला एक्ट, ये इसी एक बात के लिए और इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा 1833 का चार्टर एक्ट, उसमें बताया गया था कि सेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी लाया। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद क्या किया गया? डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस लाना शुरू कर दिया। ठीक है।
यानी पावर का जो विकेंद्रीकरण था कि पावर को डिवाइड करना है था, वो स्टार्ट कर दिया गया था इसी एक्ट से। ठीक है, उसी का बाद क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल किया गया एंड पॉजिटिव बोल रहे हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो प्रांत की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी एंड जो सेंट्रल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सिस्टम जो इसने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे जो एक सांप्रदायिक भावना जो है वो उत्पन्न करवा दिया गया, यानी जो कम्युनल व्यू है उस समय इंडियंस के, उसमें काफी इंक्रीज लेवल ला दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इसका नाम था क्या, कम्युनल इलेक्टोरेट। हिंदी में बोले तो सांप्रदायिक मतदाता, यानी संप्रदाय के हिसाब से वोट देना। ठीक है, तो इससे पहले हिंदू मुस्लिम सब कोई एक यूनाइट वे में रह रहे थे। ठीक है ना, सब कोई यूनाइट वे में रह रहे थे, ऐसा कोई भाव नहीं था। जो ऐसा चीज लाना स्टार्ट कर दिया है लोग कि वो क्या कर दिया गया कि फूट करो और मजा मारो, है ना, मजा मारो, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम यही की यूनिटी को अगर भंग कर देंगे तो क्या होगा कि हमको तो मलाई मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पीपल लोग इस भावना पे लड़ रही है, तो यहाँ पे एक नेशनलाइजेशन, एक जो राष्ट्रीय जो सोच होता है, राष्ट्र की सोच होती है, वो यहाँ पे नहीं आएगी, पहले कॉमनल आएगी, और किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और इसी का फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया, और क्या भरपूर उठाया, है ना। तो इसमें क्या होता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट बोला गया। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अलग निर्वाचन मंडल। इस कंसेप्ट को क्या बोला गया, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट मैं लिख देती हूँ, ठीक है, सेपरेट। ठीक है, under this system Muslim members were to be elected by Muslim voters. For an example, अगर मैं एक मुस्लिम हूं तो मुझे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही वोट देके हमको जिताएंगे। ठीक है, तो वो क्या किए कि अगर मुस्लिम लोग खड़ा करना चाहे तो मुस्लिम लोग उसको वोट करेंगे, ऐसा उन लोगों ने सिस्टम लाया। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो जो अदर पीपल्स रह रहे तो उनका क्या, उनको कौन देखने के लिए आएगा? अगर उनके नुमाइंदे ही एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी से निकल कर आए हैं तो उनका भला कौन करेगा जो माइनॉरिटी से है। ठीक है, तो ये काफी हीन भावना वाली सोच थी अंग्रेजों की, जिसे हमारे देश में काफी फूट किया और राजनीति किया बहुत ज्यादा। ठीक है ना। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट की, जो कौन सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, तो इसको जो इंट्रोड्यूस वगैरह किया गया था वो 1990 में, लेकिन जो लागू हुआ वो कब हुआ, 1921 में इनैक्ट हुआ। और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी रिफॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, एंड चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या किया गया कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट का कंसेप्ट आया। ठीक है, और डायरकी का एक अच्छा तो नहीं बोलेंगे, डायरकी का एक कंसेप्ट आया। ठीक है, इसी एक्ट के तहत डायरकी का कंसेप्ट आया। जानेंगे आगे कि डायरकी क्या होता है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसके फीचर्स को जान लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स को सेपरेट करना स्टार्ट किया, यानी सेंट्रल अपने एरिया में रूल बनाएगी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल डिफेंस, कम्युनिकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे, वो सारे जो सेंट्रल के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सेंट्रल अपना रूल बनाएगी। प्रोविंशियल यानी जो आज की जो स्टेट है वहां पे प्रांतीय थी, प्रांत था। ठीक है, उसमें प्रांत की बात की जाती थी, तो प्रांत अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाएगी, जो उसके सब्जेक्ट में, जो उसके विषय में जो दिया गया है कि हाँ आप इस पे लॉ बनाओगे, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ बनाओगी, तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका विषय क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर था फिर भी यूनिटरी था। यहाँ पे प्रोविंस को कुछ बहुत ज्यादा पावर नहीं दिया गया, हालांकि सब्जेक्ट का बंटवारा कर दिया, इसीलिए क्योंकि अगर सारा काम सेंटर करने लगे तो काफी बोझ बढ़ जाता है। इसीलिए क्या किया गया, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट किया, ताकि एक रिलैक्सेशन मिले, एक आराम मिले
कि एक स्मूथ काम चल सके उन लोग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का डिवीजन हुआ, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सब्जेक्ट को तो कोई भी बंटवारा वगैरह नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनका बंटवारा हो गया, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट का बंटवारा हो गया। डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स, यानी आरक्षित और हस्तांतरित विषय। हिंदी में ट्रांसफर्ड को बोलेंगे क्या, हस्तांतरित विषय। रिजर्व को क्या बोलेंगे, आरक्षित विषय, ठीक है। जो प्रांत के जो विषय थे उसको दो विषय में बांट दिया गया। कौन कौन सा, ट्रांसफर्ड, हिंदी में बोले तो हस्तांतरित विषय, और रिजर्व सब्जेक्ट, हिंदी में बोले तो आरक्षित विषय। अब देखो इसमें क्या होता था, इसमें डायरकी कंसेप्ट आया। डायरकी का मतलब क्या होता है, डबल रूल। इट इज अ ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है क्या, डबल रूल। डबल रूल बोले तो क्या, कि इसमें आप लोग को दिख रहा होगा एग्जीक्यूटिव काउंसलर होते थे एंड मिनिस्टर होते थे, यानी दो इंसान का रूल चल रहा था। नाउ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कौन थे, तो एक एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है ना, जो वॉइसराय को एडवाइज करती थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बॉडी होती है जिससे वो एडवाइस वगैरह लेते हैं, ठीक है। एंड मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर्स थे वो क्या थे, कि चुने गए थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे। जब मैं बोलूं इलेक्टेड तो कहीं ना कहीं आप काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी हो, क्योंकि आप चुने हुए नुमाइंदे हो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेट्स का ले लो, वो चुने नहीं जाते, वो अपने मेरिट से जाते हैं, है ना, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। जो IAS IPS होते क्या उसको चुने जाते हैं, क्या हम लोग चुने जाते हैं उनको, बिल्कुल नहीं, वो मेरिट के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऐसे ही थे, एडवाइजरी बॉडी जो एडवाइस करती थी वाइसराय को, यानी कार्यपालिका परिषद, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट का कौन देखती थी, तो गवर्नर इसको देखती थी, किसके एड पे, किसके हेल्प पे, तो मिनिस्टर्स के हेल्प पे। जो कि काउंसिल, मैंने बोला ना कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो चुने हुए होंगे, अगर चुने हुए मिनिस्टर होंगे तो उत्तरदायी होंगे किसके लिए, काउंसिल के लिए, ठीक है। और दूसरा बात कौन सा आया, रिजर्व सब्जेक्ट, यानी आरक्षित विषय। ये भी गवर्नर, जो प्रोविंस के जो हेड कौन थे, गवर्नर, स्टेट के हेड कौन होते हैं हम लोग के, गवर्नर। तो ये सारा जो सब्जेक्ट कौन देखेंगे, गवर्नर, और किसके मदद से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट क्या है, विदाउट रिस्पॉन्सिबल टू काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें सवाल वगैरह पूछे जाएंगे कि भाई आप क्यों किया, ऐसा एक्ट क्यों लाए, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। वो एक एडवाइजरी बॉडी सिर्फ एडवाइस करती है, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुई काउंसिल पे। लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो कौन इसको हेल्प कर रहा है, गवर्नर को, मिनिस्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, काउंसिल के लिए, उत्तरदायी किसके लिए है, काउंसिल, ठीक है। जवाबदेही किसकी रहेगी, उसमें मिनिस्टर्स की। और इस समय बाइकैमरलिज्म ले आया गया। बाइकैमरलिज्म द्विसदनीय जिसको बोलते हैं, तो वो लाया गया, कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो चीजें बांट दिया गया, अभी है ना, लोकसभा राज्यसभा। तो उस समय भी ये कंसेप्ट, उस समय कंसेप्ट ये आया, और हमारे जो लेजिस्लेचर जो थे, जो लॉ बना रहे थे, उनको दो चीज में डिवाइड कर दिया, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस। उसी तरह से आज है, ठीक है। नाउ मैंने 1909 में क्या पढ़ाया, कि मुस्लिम लोग के लाया गया। नाउ अब इस कॉमनर रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड कर दिया गया दूसरे कम्युनिटी को देख के, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए लाया गया, सिक्स के लिए लाया गया, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए लाया गया, एंग्लो इंडियन के लिए लाया गया, एंड यूरोपियंस के लिए लाया गया। यानी जो इसके भी अगर कोई नुमाइंदे हैं, अगर सिख के कोई नुमाइंदे खड़े हो रहे इलेक्शन के लिए, तो उनको सिख कम्युनिटी वोट करेगी। इंडियन क्रिश्चियन का वही कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट उसी में, कि एक और एक्सटेंड कर दिया गया। जो पहले मुस्लिम को मिलता था अब वो सिक्स को भी मिलने लगा, एंग्लो इंडियन, जो कि किसी वैसा इंसान जैसे कि वो यूरोप से भी कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, उसके साथ पूर्वज के मम्मी पापा कहीं ना कहीं वो यूरोप से बिलोंग करते हो, तो उसको भी ये अधिकार दिया गया, ठीक है। उसको ये दिया गया कॉमनल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, कि उसी कम्युनिटी को चुन के भेजेंगे, ठीक है।
एंड एक स्टैट्यूटरी कमीशन को भी अपॉइंट किया गया था, ठीक है, कि जो कि इसके वर्किंग को, ये जो एक्ट के क्या फॉल्ट्स है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, ठीक है, क्या इसमें और क्या चेंजेस लाया था, एक कमीशन को अपॉइंट किया गया था कि जो इसके वर्किंग को देखेगी। स्टैट्यूटरी का मीनिंग आप लोग देख लेना, मेरे को अभी पता नहीं, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी का हिंदी मीनिंग आप लोग देख लेना। तो ऐसी एक कमीशन बनाई जो कि ये सारे के वर्किंग को देख रेख करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें मैं फीचर्स को डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।